नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो आपका स्वागत है क्लास 10th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 4 दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। तो यह जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे। इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या क्या डील करेंगे वो हम देख लेते हैं। कंटेंट्स क्या है, तो हम लोग डील करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे होती है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शंस अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और किन फैक्टर्स लीड करती है ग्लोबलाइजेशन के, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो उसका रोल क्या होता है ट्रेडिंग में, फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एंड स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या फेयर है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर इससे पहले की वीडियोस अगर देखना चाहते हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की या साइंस या मैथ्स की, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा और उसको लिंक करना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी के थ्रू। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे आसान भाषा में मतलब क्या होता है वो इस फोटो से आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अगर हिंदी में कहा जाए तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट, तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। तो ग्लोबलाइजेशन मेनली हिंदी में उसको वैश्वीकरण कहा जाता है। तो ये फोटो जो फर्स्ट इमेज है उस और ये सेकंड इमेज, इसमें आप क्लियर डिस्टिंक्शंस देख सकते हैं कि जब इंडिया एक कॉलोनी था, जब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, मान लेते हैं 1950s के टाइम पे या 1950 से 1970s 80s तक, कुछ ऐसा टाइम पीरियड हुआ करता था जब लोगों के पास, कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे कपड़े नहीं होते थे, बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज नहीं होती थी, टेलीकॉम ऑपरेटर्स उतने नहीं होते थे। ठीक है, तो बहुत कम हमारे पास चॉइसेस हुआ करते थे। लेकिन आफ्टर 1991, तो 1991 में इंडिया में ऐसा क्या खास हुआ था, तो 1991 में उस समय गवर्नमेंट जो थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फिनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने मिलकर लाया था बहुत फेमस एलपीजी रिफॉर्म्स। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स है ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी, एल मीन्स, एल स्टैंड फॉर व्हाट, लिबरलाइजेशन। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, मेनली इंडिया में। और उसके बाद जाके हमारे पास बहुत सारी कंपनीज, अलग अलग एमएनसीज आने लग गई और हमारा जो मार्केट है मेनली वो ओपन हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, और हम लोग ट्रेड करने लग गए, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लग गए। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट होता है मेनली ग्लोबलाइजेशन का। तो इस दोनों ही फिगर्स आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि बिफोर ग्लोबलाइजेशन, ये है बिफोर ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो बिफोर ग्लोबलाइजेशन हमारे पास चॉइसेस बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। ठीक है, फिर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे कंपनीज आ गए, एक ही चीज़ के अलग अलग ब्रांड्स आ गए, तो हमारे पास चॉइसेस बहुत सारे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो गई है। तो ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे करके चैप्टर को समझने से पहले ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको समझना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग मेन टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ठीक है, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। तो अप अंटिल द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब 1950s के टाइम तक, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो थे वो या तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे,
है ना। इंडिया भी 1947 में आज़ाद हुआ, बहुत सारे साउथ एशियन कंट्रीज उसी समय आगे पीछे आज़ाद हो रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारे ऐसे भी थे जो अभी भी कॉलोनीज थी ब्रिटिश की या यूरोपियन पावर्स की। अमेरिका, साउथ अमेरिका, बहुत हद तक क्या था, उस समय क्लोज टाइप ऑफ इकोनॉमी हुआ करती थी। हर कंट्री अपना जो नीड है वो खुद ही फुलफिल करता था, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हुआ करता था कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो कॉलोनीज लाइक इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर export of raw materials and food things in addition to the final goods that are imported। तो मेनली जब इंडिया कॉलोनी हुआ करता था तो इंडिया मेनली क्या करता था, इंडिया के पास क्योंकि इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ करता था इंडिया में, ठीक है। तो मेनली इंडिया जो था वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था। फॉर एग्जांपल हम लोग कॉटन का ले एग्जांपल, ठीक है। तो कॉटन जो था इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता था और आज भी हम लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में। तो हम लोग मेनली क्या करते थे, हम लोग रॉ मटेरियल्स यूरोपियन कंट्रीज को दे देते थे, मेनली इंग्लैंड को, ठीक है। या कुछ ऐसी पॉलिसीज थी कि हम लोग को जबरन देना पड़ता था, ठीक है। और उसके बदले क्या होता था, जो फाइनल गुड्स कॉटन से जो कपड़े बनते थे फाइनल गुड्स वो हम लोग इंपोर्ट करते थे, जो कि बहुत महंगा पड़ता था, ठीक है। तो जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो और भी उनको नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो ये तो कॉलोनीज के टाइम पे थी जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये चेंजेस आने लग गए थे। द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द फार फ्लंग नेशन वॉज कॉमर्स। और आप चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन से देख लें, जितने भी सिविलाइजेशन हुए, वो आपने पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में भी बहुत ट्रेडिंग हुआ करती थी। बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स सिटीज थे जैसे लोथल हो गया एक गुजरात में, जहाँ से ट्रेडिंग हुआ करती थी रोमन्स के साथ में, ग्रीक्स के साथ में, फिर इराक मेसोपोटामिया वाले रीजन इजिप्शियंस के साथ में ट्रेडिंग हुआ करती थी। और बेसिस क्या था, वो कॉमर्स ही था, ठीक है। लेन देन से ही कम्युनिकेशंस होते थे कंट्रीज के बीच में। दिस एक्टिविटी took place before the emergence of major corporations that are now known as multinational corporation, ठीक है। तो उस समय तो एमएनसीज का कुछ ऐसा फॉर्मेशन कुछ ऐसा नहीं था, ऐसे कोई कंपनीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो एमएनसीज बेसिकली होते क्या है, तो एमएनसीज मीन्स मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस is a business that operates in more than one country and either owns or control the production there, ठीक है। तो जो वैसे कंपनी जैसे आपने पढ़ा ही होगा फेसबुक के बारे में, गूगल, है ना, एप्पल, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, मल्टीनेशन में ऑपरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। वैसे कंपनीज को, वैसे जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उसको मेनली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स है जैसे दिखाया था मैं फर्स्ट इमेजेस में कि ये सारे ही कोको कोला, गूगल, नाइकी, मैकडोनल्ड्स, यूट्यूब, नाइकॉन, निकॉन, सैमसंग, मास्टर कार्ड, ये सब क्या है, एमएनसीज है मेनली, ठीक है, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस टिपिकली लोकेट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन एरिया ऑफ वर्ल्ड दैट हैव एक्सेस टू वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। तो एमएनसीज मेनली क्या होते हैं, उसके जो हेडक्वार्टर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं मेनली जो पेरेंट नेशन है उसमें ही होता है। जैसे कि अगर गूगल ले लिया जाए या फिर एप्पल ले लिया जाए, उसके हेडक्वार्टर्स मेनली आपको यूएसए में ही मिलेंगे, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो वगैरह में मिल जाएंगे, कैलिफोर्निया में। लेकिन उसके जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है जहाँ पर प्रोडक्शन की जाती है, जैसे एप्पल के प्रोडक्शन बहुत जगह होती है, चाइना में, वियतनाम में, अब इंडिया में भी होने लगे हैं, ठीक है। तो मेन जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली जो जिस कंट्री का है वो कंपनी वहां पर होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बहुत अलग अलग कंट्रीज में बनाए जाते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वैसे जगह पे बनाए जाते हैं जहां पर बहुत बड़ा मार्केट मिल जाए, जैसे कि चाइना, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो मार्केट ह्यूज पोटेंशियल है कि अगर वहाँ पर बनेगा तो वहाँ पर लोग भी खरीदेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक रीजन होता है। फिर साथ ही साथ में वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, ठीक है, एट ए लो कॉस्ट।
ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एमएनसीज वहीं पर सेटअप करेंगे जहां पर बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जरूरी है। ठीक है। अनस्किल्ड लेबर भी जरूरी इसलिए है क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसके लिए स्किल्स की जरूरत नहीं पड़ती उतनी। जैसे कि अगर किसी को झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, उतनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो हमें दोनों ही स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत है, और जो कम पैसे में काम कर सके। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है चाइना, इंडिया, साउथ एशियन कंट्रीज, जो बहुत कम तनख्वाह में भी, कम पैसे में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में जो लेबर्स हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर, वो बहुत हाई चार्ज कॉस्ट करते हैं। इसीलिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो मेनली ऐसे कंट्रीज में होता है। एंड साथ ही साथ में वेयर द अवेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। ठीक है। फिर बिजनेस के लिए वो कंट्री वो माहौल देता है, टैक्स में बेनिफिट्स देते हैं कि नहीं, ये सारे अदर फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करता है कि एमएनसीज कहाँ खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकते हैं, आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। फिर not only do multinational corporations sell their final products all over the world, but also, perhaps more importantly, the goods and services themselves are produced all over the world. ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो एक एक स्टेट में या एक कंट्री में ही प्रोड्यूस नहीं कर रही या सेल नहीं कर रही, वो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, बहुत सारे जो शूज के ब्रांड है, फैशन इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ सारे वर्ल्ड वाइड बिकते भी हैं। ठीक है। प्रोड्यूस भी होते हैं और बिकते भी हैं। एज अ डायरेक्ट consequence of this, the organization of manufacturing is becoming more intricate. ठीक है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज वो बहुत अलग अलग कंट्रीज में वो एक्सपैंड कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं अलग अलग छोटे कंपनीज के साथ में भी। ठीक है। तो ये सारे एमएनसीज मेनली इस तरह से, तो एमएनसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि एमएनसीज किस तरह से हेल्प करता है ग्लोबलाइजेशन में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लैरिटी होना कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। फिर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ठीक है। तो इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो एमएनसीज इंटरैक्ट विद लोकल प्रोड्यूसर्स एंड स्प्रेड देयर प्रोडक्शन इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट नेशंस थ्रू आउट द वर्ल्ड यूजिंग अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज। ठीक है। तो मेनली एमएनसीज जो होते हैं वो लोकल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उसके साथ कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं एक जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कभी ना कभी, बहुत सारे मैगजीन्स रिलीज होते हैं अलग अलग कंपनीज के ब्रांड के। जैसे बहुत फेमस है फोर्ब्स मैगजीन्स, है ना। फोर्ब्स हो गया, आउटलुक, बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप्स के मैगजीन्स बनते हैं। ठीक है। तो वो मैगजीन जो है वो इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता। ठीक है। तो वो कैसे होता है, और ये सब जो मैगजीन्स है ये फॉरेन कंपनीज के हैं। तो ये सब कैसे होता है, तो जितने भी फॉरेन कंपनीज है जैसे फोर्ब्स हो गया, वो क्या करता है, तो वो मेनली जो रिटन मटेरियल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू वो इंडिया जैसे कंट्रीज में भेज दिया जाता है इंटरनेट के थ्रू। और इंडिया में क्या किया जाता है, इंडिया में उसकी प्रिंटिंग की जाती है, क्योंकि इंडिया में प्रिंटिंग का कॉस्ट कम है, लेबर कम आसानी से मिल जाता है, और इंडिया एक बिग मार्केट भी है। तो चाइना, इंडिया, वियतनाम जैसे कंट्रीज में ऐसा ही मल्टीनेशनल कंपनीज इस तरह से ही काम करते हैं। तो वो रिटन मटेरियल जो है वो सब सब कुछ तो बना रहे हैं यूरोपियंस या अमेरिकन्स, लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, तो वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स है, लोकल इंडियन कंपनीज जो है वो मेनली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं या पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। तो एमएनसीज जो है बहुत चालाकी के थ्रू, बहुत अलग अलग उनकी स्ट्रैटेजीज होती है किस तरह से कोलैबोरेट किया जाए लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ में। ठीक है। तो जैसे कि दे डू दिस बाय एस्टैब्लिशिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद रीजनल फर्म्स। ठीक है। तो रीजनल फर्म्स के साथ में वो कोलैबोरेट कर लेते हैं एंड परचेजिंग देयर गुड फ्रॉम द रीजनल फर्म। और वो लोग क्या करते हैं, वो गुड को परचेज कर लेते हैं और वो लोग अपने मनचाहे दाम पर वो दूसरे कंट्रीज में बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे जो क्लोथिंग ब्रांड्स हैं,
ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं, महंगे से महंगे। वो लोग जितने भी ब्रांड्स होते हैं, एक्चुअल में जो क्लोथ होता है वो तो साउथ एशियन कंट्रीज में मेनली बनाए जाते हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया जैसे कंट्रीज में। जो रॉ मटेरियल है और एक प्रोडक्ट है वो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, कपड़े के केस में। बस यूरोपियन कंट्रीज या बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो क्या करते हैं, बस उस पे अपना उस कपड़ों पे स्टिकर लगा देते हैं, या उसको अच्छी से पैकेजिंग कर देते हैं, या उसकी उसकी हाँ, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करवा देते हैं, और उसको बहुत 10 गुना दामों में बेच देते हैं। ठीक है, तो मेनली एमएनसीज की ये स्ट्रैटेजी होती है। तो वो पुअर कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया जैसे कंट्रीज में कपड़े खरीद लेते हैं, और मेनली स्टिच करके प्रिंट प्रिंट करके वो बेच देते हैं महंगे दामों पे। ठीक है, तो ये इस तरह से भी बिजनेस रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फिर साथ ही साथ दे एंगेज इन इंटेंस कंपटीशन विद द रीजनल बिजनेसेस और बाय देम आउट। ठीक है, तो इंटेंस कॉम्पिटिशन्स भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में 1980s या उससे पहले क्या होता था, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती थी मेनली वो कैंपा कोला मिलता था। ठीक है, कैंपा कोला। ठीक है, फिर आफ्टर कैंपा कोला, तो कैंपा कोला इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकता था, बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता था, लेकिन एमएनसीज जैसे कि थम्स अप, कोको कोला, इसने क्या किया, वो क्योंकि कैंपा कोला भी सही था और कोको कोला भी ऑब्वियसली सही था, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो कैंपा जो कोको कोला जैसी कंपनी, थम्स अप जैसी कंपनी, क्या हो गया, ये ऐसे छोटे छोटे जो कंपनीज होती थी, लोकल कंपनीज, उसको खरीद भी लेते थे। ठीक है, या फिर किसी भी तरह से उसे एक्सक्लूड भी कर देते थे। तो इस ऐसे करके वो लोग क्या करते थे, ये भी एक स्ट्रेटजीज होती है मल्टीनेशनल कंपनीज को। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ऐसे वो काम करते हैं। The enormous influence that multinational corporations have on production in far-flung locales ultimately result in the output of these widely separated locations becoming intertwined। ठीक है, और जो एमएनसीज होते हैं वो लोकल कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट तो कर लेते हैं, और कोलैबोरेट करने के साथ साथ वो लोग सारी जो प्रोडक्शन है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितने दिनों में कितने प्रोडक्शन करनी है, कहाँ पर कौन सा मतलब जाएगा सामान, वो सब कुछ एमएनसीज जो होती है वो सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो एमएनसीज इस तरह से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है, कि उनको ज्यादा फायदा हो सके, क्योंकि उनकी कैपिटलिस्ट मॉडल है। ठीक है, वो सोशलिस्ट तो है नहीं। Then MNCs set up various productions jointly with clubbing with local companies, है ना। ऐसे ब्रांड्स आपने देखा होगा, बहुत सारे हैं, जैसे कि बजाज अलायंस। ठीक है, तो बजाज तो इंडियन कंपनी है, अलायंस जो है वो जर्मन कंपनी है। मारुति सुजुकी, ठीक है, तो मारुति ऑब्वियसली इंडियन थी, एंड सुजुकी जो है जापानीज कंट्री कंपनी थी। फिर हीरो होंडा, वो भी उसी तरह से, हीरो इंडिया की है, होंडा जो है जापान की है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे चोला एमएस, बजाज अलायंस, रिलायंस, लार्सन एंड टूब्रो, आईसीआईसी लॉम्बार्ड, ये सारे क्या है, ये एमएनस ऐसे ही है जो जॉइंटली जॉइंटली काम करते हैं। ठीक है, ये इंडियन ब्रांड भी है, साथ ही साथ में इंडियन कंपनी भी है, और फॉरेन कंपनी, दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है, ऐसे भी होता है, एमएनसीज की ऐसी भी स्ट्रेटेजीज होती है। फिर एमएनसीज प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट आर बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो एमएनसीज कभी कभी हेल्प भी करते हैं लोकल कंपनीज को, किस तरह से, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके, पैसा कैपिटल या कैपिटल इन्वेस्ट करके उस कंपनी में, और साथ ही साथ में न्यू मशीन्स दे देते हैं या टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। तो इस तरह से भी टेक्नोलॉजी शेयर करके भी एमएनसीज हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली एमएनसीज हमेशा फायदा ही उठाता है लोकल कंपनीज का, ऐसा नहीं है, एमएनसीज हेल्प भी करता है लोकल कंपनीज को ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर एमएनसीज ब्रिंग विद देम सम ऑफ द लेटेस्ट एंड बेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्योंकि जितने भी फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास होती है। तो लोकल कंपनीज के अगर साथ में
वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो लोकल कंपनीज भी अपने क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फायदे हैं मेनली एमएनसीज के विद द लोकल कंपनीज और जॉइंट वेंचर जो बनाते हैं। ठीक है, फिर बहुत बार होता है कि अगर कंपनीज के दो बीच में सही नहीं चलता, वो लोग सेपरेट भी कर लेते हैं, जैसे कि महिंद्रा और फोर्ड का है ना। तो फोर्ड इंडिया छोड़ के चला गया, फिर हीरो होंडा पहले एक ही साथ में आते थे, अब हीरो अलग बेचते हैं और होंडा अलग बेचते हैं, है ना। तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकते हैं, बिजनेस में तो कुछ भी हो सकता है। फिर वेज इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। ठीक है, तो वेज इन कंट्रोल प्रोडक्शन जैसे कि लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जैसे कि गारमेंट्स, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं आपको अगर शॉकिंग बताऊं, एक शॉकिंग फैक्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप बहुत लोग देखते होंगे, लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप में या जो भी मेनली यूरोपियन लीग्स होते हैं फुटबॉल के, उसमें जो फुटबॉल यूज की जाती है वो मेनली कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, तो वो प्रोड्यूस की जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह है सियालकोट, तो सियालकोट जो है वहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिटीज के बैट हो गए, क्रिकेट के बैट हो गए या स्पोर्ट्स के गुड्स हो गए, वो मेनली वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है, लोकल प्रोड्यूसर्स, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं ऐसा फुटबॉल्स, और इवन वो फीफा वर्ल्ड कप में भी वो सब फुटबॉल यूज़ किया जाता है। तो बड़े एमएनसीज जो है वो क्या करते हैं, फिर ये सारे लोकल प्रोड्यूसर्स से वो फुटबॉल को खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर उसको पॉलिशिंग पैकेजिंग अच्छे से करके उस पे उसके ऊपर स्टिकर स्टिकर लगाकर अच्छे से वो बहुत दोगुना या 10 गुने दामों पे वो बेच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी एमएनसी जो है वो कंट्रोल करती है। साथ ही साथ में जो और मेनली जो ठंडियों के कपड़े होते हैं, वो जालंधर, लुधियाना जैसे एरियाज में बहुत आसानी से सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। तो जो बड़े बड़े एमएनसीज क्या होते हैं, वो कपड़े खरीद लेते हैं, अगेन वही अच्छे से उसकी पैकेजिंग अपने लोगो वोगो लगाकर वो महंगे महंगे दामों में बेच देते हैं मॉल्स में। तो इस तरह से भी एमएनसीज जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। फिर प्रोडक्ट्स सप्लाई टू द एमएनसीज which then sell under their own brands names to the customers। ठीक है, और हम लोग क्या होता है मेनली ब्रांड्स को देखकर ही खरीद लेते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रांड को ही देखकर खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है इसके पीछे जो सच है वो ये सच है। दिस लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमाइन द प्राइस। एमएनसीज ही डिसाइड करेंगे कि प्राइस कितना होगा, और ऑब्वियसली आपको डिफरेंस मिल जाएगा, एक आप लोकल शॉप में कपड़े खरीद लीजिए या फिर एक मॉल में खरीद लीजिए। ठीक है, फिर क्वालिटी, क्या क्वालिटी रहेगी, डिलीवरी कब होगी, लेबर कंडीशन फॉर दिस डिस्टेंट प्रोड्यूसर, तो ये सब सब कुछ जो है वो एमएनसीज ही कंट्रोल करते हैं कि लेबर कंडीशंस भी, लेबर को कितना काम करना होगा, कितनी सैलरी होगी, वो सब कुछ एमएनसीज ही डिसाइड करते हैं। वो बहुत वो एमएनसीज भी कहाँ वो सिचुएटेड है, कोई दूसरे कंट्रीज में, दूसरे कंटिनेंट में, और वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं दूसरे कंट्री के लेबर्स को, दूसरे कंट्री के पीपल को। ठीक है, तो इस तरह से एमएनसी जो है वो कंट्रोल करता है प्रोडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। तो फॉरेन ट्रेड में मेनली दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको पता ही होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट मीन्स वैसा गुड जो हम लोग बाहर किसी दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं या सर्विसेज को बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मेनली जो है इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है, तो सॉफ्टवेयर्स, फिर बहुत सारे खाने के यूजेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, राइस, वीट, स्पाइसेस, ये सब मेनली एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। और इंपोर्ट क्या करते हैं, वैसे गुड्स या सर्विसेज जो हम लोग अपने देश में बाहर कंट्रीज के से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेनली हम लोग इंपोर्ट क्या करते हैं, तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोल, डीजल, मतलब क्रूड ऑयल मेनली, रिफाइनिंग तो हम लोग खुद ही करते हैं, तो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस, ये सब हम लोग मेनली इंपोर्ट करते हैं। तो
एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर फॉरेन ट्रेड जो है हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोड्यूसर्स फॉर रीचिंग बियॉन्ड द मार्केट लोकेटेड विद इन द कंट्री। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में मतलब क्या होता है, दोनों ही चीजें होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो अगर कोई एक लोकल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और उसको अपने इंडिया में ही अगर वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है और उसको वो अपने बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं है और वो और ग्रो करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो फॉरेन कंट्रीज को भी ट्रेड करना शुरू करेगा, है ना, फॉरेन कंट्री से भी लेना देना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वो फॉरेन कंट्रीज में, मेनली गल्फ कंट्रीज में बेच देते हैं, और उससे बहुत अच्छा सा उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मिल जाता है। ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट है और साथ ही साथ में हमारे नेशन को भी बहुत बेनिफिट है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट क्या करता है, एक्सपोर्ट जो है वो हेल्प करता है फॉरेन रिजर्व्स गेन करने में, रेमिटेंसेस गेन करने में, वो एक्सपोर्ट बहुत हेल्प करता है। और इंपोर्ट क्या करता है, वो जस्ट एक्सपोर्ट का उल्टा करता है। तो मोस्ट ऑफ द हमारा जो पैसा होता है, टैक्स पेयर्स का पैसा, वो हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदने में, नेचुरल गैस खरीदने में ही यूज अप कर देते हैं। ठीक है, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सरप्लस भी हो सकता है या घाटा भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो उसी को मेनली ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। तो दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं या सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोड्यूसर्स, फॉरेन ट्रेड में यही फायदा है कि प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन मार्केट of not only the country but also compete with the markets which are situated in other countries। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड से ये भी फायदा है, प्रोड्यूसर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे, कंट्रीज लेवल पे वो compete करेगा, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी रीच भी बहुत अलग अलग कंट्रीज पे होगी, बिजनेस एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव्स तो है ही। इन द सेम वे, ये तो हो गया प्रोड्यूसर्स के कंटेक्स्ट में। जो बायर्स हैं उसको पास भी क्या होगा, ऑप्शंस ज़्यादा आ जाएंगे, है ना। तो बायर्स also have more options to choose from among the various goods which is domestically produced। ठीक है, तो बायर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, तो जो भी बायर्स को पसंद आएगा जिस भी तरीके से, तो दोनों ही फायदा है फॉरेन ट्रेड से, दोनों को ही, बायर्स को और साथ ही साथ में जो प्रोड्यूसर्स है उसको भी फायदा रहता है। इन जनरल, with the opening of trade, goods travel from one market to another, है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा। चॉइसेस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। ठीक है, चॉइसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल। और उससे क्या होगा, प्राइसेस जो होंगी कमोडिटीज के, वो कुछ हद तक इक्वल हो जाएंगे। अगर एक ही ब्रांड है किसी एक कंपनीज का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मोनोपोली कर लेगा और वो बहुत महंगे दामों में बेचेगा, है ना। तो अगर चॉइसेस हमारे पास बहुत सारे हैं तो वो चेक एंड बैलेंस हो सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है फॉरेन ट्रेड में, एडवांटेजेस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। And producers in two countries now closely compete against each other even they are separated by 1,000 miles, जैसे मैंने बताया। Thus foreign trade results in connecting the markets। तो जो मार्केट है उसको कनेक्ट करने में तो हेल्प करती है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस होता है, कल्चर होता है, ट्रैवलिंग होता है, बहुत कुछ इससे फायदा होता है फॉरेन ट्रेड से। ठीक है, तो ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांटेजेस या इम्पैक्ट्स, ये तो आपको खुद से बना कर ही लिखने पड़ेंगे। और साथ ही साथ में इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज भी हेल्प करता है। और जो कंट्रीज फॉरेन ट्रेड नहीं करते हैं या बहुत अलग अलग एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते हैं, वो कंट्री जनरली देखा गया है कि बहुत पुअरली परफॉर्म करते इकोनॉमिकली टर्म्स में। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया ज़्यादातर वो ट्रेड नहीं करता है, एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया के साथ ही वो ज़्यादातर अपने ट्रेडिंग थोड़ी बहुत करता है। बाकी वो किसी के साथ कुछ नहीं करता, अपने इकोनॉमी को क्लोज करके रखा है। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, भूखमरी है, बहुत कुछ है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया
एक बहुत आइसोलेटेड कंट्री है, हम लोग को पता ही नहीं चलता, न्यूज़ में कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया, टर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला ऐसे कंट्रीज जिसमें बहुत सारी पाबंदियां लगी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, उससे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो वैसे कंट्रीज को जो इकोनॉमिक हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लगती है। तो ऑब्वियसली फॉरेन ट्रेड होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फेयर फॉरेन ट्रेड होना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी हम जानेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन, उम्मीद करता हूँ अभी तक तो आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन refers to the process of integrating the economy of India with the economy of the rest of the entire globe so that there can be unrestricted flow of goods। ठीक है, तो गुड्स के साथ साथ सर्विसेज। ठीक है, जैसे बहुत सारे सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता है, जैसे डॉक्टर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेबर्स हैं, ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाकर, या वो लोग आते हैं इंडिया में आकर। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अगर ग्लोबलाइजेशन का एक मार्क्स का डिफिनेशन आता है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, at the same time there has been an increase in foreign trade between the countries, there has also been rise in the amount of foreign investment। ठीक है, तो अगर फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं जैसे इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में पहले जो आज से 10 साल पहले उनके जो बीच में ट्रेड हुआ करता था, वो मेनली $20 बिलियन के आसपास हुआ करता था। लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो $20 बिलियन का जो ट्रेड है वो लगभग 60-70 डॉलर्स के आसपास ट्रेडिंग होने लग गया। ठीक है, तो इंडिया और यूएई क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो यूएई कंट्री है जो बहुत ज्यादा रिच है, वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, उसके साथ भी इंडिया का ट्रेड बहुत अच्छा है, तो वो लोग भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे आईपीएल में बहुत ज़्यादा आप देखे होंगे, या आईसीसी इवेंट्स हुए क्रिकेट मैचेस में, उसमें सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन जो कंपनीज है या फॉरेन पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स जो हैं, वो मेनली इंडियन कंपनीज में या इंडियन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिशियल है, कोई भी कंट्री के लिए जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ऑब्वियसली हेल्प करेगा। मेड बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस इन एशियन अफ्रीका। Multinational corporation exercise significant influence over significant portion of the world state। और मल्टीनेशनल कंपनी जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, ये सब जो है बहुत हद तक क्या करते हैं, कंट्रीज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, वो इतने ज्यादा सुपीरियर, इतने ज्यादा पैसे रिच होते हैं, एप्पल हो गया, ये किसी भी छोटे कंट्रीज को भी आसानी से, उससे ज्यादा उनकी जीडीपी हो, मतलब किसी एक कंट्री से भी उनकी जो वेल्थ होती है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी काम करता है। तो या फिर आप ये भी डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंट्रीज बिकमिंग मोर रैपिडली इंटीग्रेटेड और इंटरकनेक्टेड इज रेफर्ड टू एज ग्लोबलाइजेशन। इस फोटो में आपको समझ आएगा। तो ये सब मेनली 1991 में होने लगा। उससे पहले इंडियन मार्केट जो थी वो क्लोज थी, हम लोग बहुत ज़्यादा किसी से लेन देन ट्रेडिंग नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, तो इंडियन पॉलिटिशियंस का ये थिंकिंग था कि इंडियंस जो कंपनीज है उनको मौका दिया जाए। क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स आने से क्या होगा, फॉरेन ब्रांड्स जो है वो कम रेट पे बेचने लगेंगे, और कम रेट होगा तो ऑब्वियसली इंडियन प्रोडक्ट्स कोई खरीदेगा नहीं, फॉरेन ब्रांड ही खरीदेंगे। जैसे कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मेनली चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं क्योंकि उनकी कॉस्ट कम रहती है ना। चाइनीज फोन्स हो गया, चाइनीज लैपटॉप्स, सब कुछ लेते हैं तो उनकी कॉस्ट कम होती है। इसी तरह से इंडियन जो थे, 1950s के टाइम में जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तब हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केट को ओपन नहीं रखे। तो धीरे धीरे हम लोग 1991 में इसको ओपन किए, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं। और आज के टाइम पे ये सब कंट्रीज के साथ में ऑलमोस्ट हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। The flow of commodities and services, investment and technological advancement across countries continue to increase। तो ग्लोबलाइजेशन से ये इम्पैक्ट करता है।
The most common reasons for people to migrate from one nation to another are pursuit of higher incomes, better jobs, better educational opportunities, और यही सब कारण है जो हम लोग मेनली यूरोपियन जैसे कंट्रीज में या फिर अमेरिकन जैसे कंट्रीज में हम लोग माइग्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एमएनसीज अच्छे तरह से परफॉर्म करती हैं, वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, हायर इनकम है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है ना। तो ग्लोबलाइजेशन से सिर्फ लेन देन में नहीं, बहुत कुछ में हेल्प करता है, कल्चरल एक्सचेंज में, ट्रेडिशन, फिर टूरिज्म में। इस तरह से भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। फिर फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किए हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। The improvement of technologies rapidly have been one of the major and important factors for stimulated process of globalization. Globalization has helped in making the process faster over longer distance with less cost. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है आज जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। पहले का अगर देखेंगे ट्रेड मेनली कैसे होते थे, तो आपको याद होंगे ट्रेडिंग के लिए उस समय बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, फिर बैलगाड़ी से हम लोग साइकिल पे आए, साइकिल से मोटरसाइकिल्स पे, फिर मोटरसाइकिल से कार, बड़े बड़े व्हीकल्स, अब शिप, एयरप्लेन, इन सब से भी ट्रेडिंग होती है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो रही है, इसीलिए ये हेल्प हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। द डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन एज वेल एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी में भी, आईटी का भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आईटी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न किसी से भी ऑर्डर करते हैं या स्विगी, ज़ोमैटो से, वो इंस्टेंट हमें पता चल जाता है कहाँ पर है ऑर्डर, कितने रेट है, सब कुछ पेमेंट हो गया, डिजिटल पेमेंट्स। ये सब किस कारण से हो रहा है? टेक्नोलॉजीज़ के कारण ही हो रहा है, ठीक है। फिर मेनली जो ट्रेडिंग में हम लोग सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मेनली शिप के थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जैसे पीएम गति शक्ति, ठीक है, गति शक्ति, जिससे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, एक सामान को दूसरे, एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचाना, उसमें जो खर्च होता है पैसा, उसी को मेनली लॉजिस्टिक कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए ही मेनली पीएम गति शक्ति स्कीम जैसे लाया गया है, ठीक है। तो वैसे स्कीम में क्या होता था, तो पहले जो है मेनली कोई भी फॉरेन कंट्री से हमारा कार्गो शिप आता था और डॉक करता था यहाँ पर, फिर यहाँ से क्या होता था, अलग अलग ऐसे कंटेनर्स हुआ करते थे, और उसको ट्रक पे लोड किया जाता था, और अलग अलग जहाँ पर भी कंट्रीज में भेजना था वो भेज दिया जाता था बाय द रोडवेज, ठीक है। तो रोडवेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। तो सबसे जो चीपेस्ट होता है वो होता है वाटरवेज, ठीक है। फिर वाटरवेज के बाद में सबसे चीपेस्ट जो है वो है रेलवेज, ठीक है। रेलवेज के बाद में जो सबसे चीपेस्ट है वो रोडवेज है, एंड सबसे कॉस्टली जो हो जाता है वो एयरवेज है, ठीक है, एरोप्लेन के थ्रू। तो मेनली वाटरवेज के थ्रू अलग अलग कंट्री से कार्गोस आए। फिर पीएम गति शक्ति में क्या किया गया कि ऐसे कार्गो टर्मिनल्स पे ही रेलवे के पटरियां बिछा दी गई है, ठीक है, ताकि रेलवे जो है वो यहाँ पर आ सके, और रेलवे जो है मालगाड़ियां होती है उसी पर ये डायरेक्ट कंटेनर्स पार्क कर दिया जाए, लोड कर दिया जाए, और रेलवे जो है वो अलग अलग कंट्रीज तक, कोने तक पहुंचाएंगे। फिर जो छोटे डिस्टेंस होते हैं वो ट्रक जो है, ट्रक या जो व्हीकल्स है, रोडवेज है, वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मेनली इंटरलिंक करने के लिए किया जा रहा है कि थोड़ा फास्ट हो सके, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको डिक्रीज किया जा सके। ये मेनली कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगा तब तक होएगा नहीं, ठीक है। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां पर हेल्प ऑब्वियसली करेगा ये ग्लोबलाइजेशन। फिर सेकंड इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण मेनली। तो मेनली फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स भी होते हैं,
ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है मेनली ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो अपने फायदे के लिए मेनली, हर गवर्नमेंट अपने फायदे ही देखना चाहती है। तो ट्रेड बैरियर जैसे कि हाई टैक्स रेट कर देते हैं, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्सेस को बढ़ाया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स जो है वो सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन सर्टेन फॉर्म्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन। तो ये क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, ट्रेडिंग को कम कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन भी कम होगा। तो government can use the trade barriers for increasing as well as decreasing the foreign trade, and also to decide which goods and how much of each should come from the country, and taxes on imports are one of its example। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स पहले समझिए, उसके बाद मैं लिबरलाइजेशन पे आऊंगा। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज और ट्रेड बैरियर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल देख सकते हैं कि आप ये एग्जांपल ऑफ इंपोर्ट ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। तो आज से अगर 5 साल 10 साल पहले अगर देखेंगे, तो चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते थे, चाहे वो सुई हो या एरोप्लेन का पार्ट हो, सब कुछ में छाया हुआ था चाइनीज प्रोडक्ट। फोन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, दिवाली के जो लाइट्स, फेरी लाइट्स होते हैं, वो सब कुछ चाइनीज ही हुआ करती थी। आज भी बहुत ज्यादा डोमिनेंस शो करती है चाइनीज। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइनीज लेवल की तरह प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो क्वालिटी जो है वो चाइनीज लेवल की क्वालिटी नहीं हो रही है। ठीक है, मेनली अगर टॉयज के मामले में देखा जाए, टॉयज के या डिजिटल सामान में देखा जाए, लैपटॉप मोबाइल्स में, तो वो क्वालिटी जो है वो इंडिया अभी तक अचीव नहीं कर सकती है, नहीं की है। और साथ ही साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी इंडिया अचीव नहीं कर सकी है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट चाइनीज क्या करते हैं, तो चाइनीज जो है वो अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कॉस्ट कम कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कॉस्ट कम रहेगा, एक चाइनीज टॉयज अगर 100 रुपए में मिल रहा है और एक इंडियन टॉयज है वो 200 रुपए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आम लोग क्या करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि चाइना का है कि इंडिया का, वो सबसे सस्ता वाला ही खरीदेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर गवर्नमेंट जो है फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज निकालते हैं, आत्मनिर्भर भारत, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था कि हम लोग सब कुछ खुद से प्रोड्यूस करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे। तो उस केस में क्या करता है, मेनली चाइना जो है ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्रोडक्ट्स जो है वो डंप करना शुरू कर देता है। डंप करना मतलब बहुत सस्ते रेट पे वो दूसरे कंट्रीज में बेच बेच देता है। ठीक है, तो इसके खिलाफ क्या करता है, बहुत सारे जो कंपनीज होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं वो ट्रेड बैरियर्स लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो इंडियंस, लोकल इंडिजिनस कंपनीज प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो सके। तो इसमें क्या, ट्रेड बैरियर में क्या किया जाता है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उसको इम्पोर्ट ड्यूटी मेनली को बढ़ा दिया जाता है। टैक्स रेट जो होता है बहुत बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, ये सब हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो इससे क्या होगा, ये सारे क्या करते हैं, ट्रेड को ट्रेड के लिए एक बैरियर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है अपना लोकल प्रोड्यूसर्स को हेल्प भी कर सकता है। The Indian government after independence has put barriers to foreign trade and foreign investment. ये तो मैंने बताया ही था। This was considered necessary to protect the producers within the country from foreign competitions. लेकिन जैसे जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1981 बहुत सारे चेंजेस होने लगे। द गवर्नमेंट डिसाइडेड द टाइम हैड कम टू इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete with the producers around the globe। ठीक है, it felt that competition would improve the performance of the producers within the country, and since they would have to improve the quality। ठीक है, तो इसीलिए अपने जो मार्केट है उसको ओपन करना पड़ेगा। इसी ओपननेस को ही मेनली लिबरलाइजेशन कहा जाता है। ये रिमूविंग द बैरियर्स या restrictions set by the governments is what known as liberalization या उदारीकरण। इससे क्या होगा, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स है उसको भी लगेगा कि हाँ, हमारा हमको भी क्वांटिटी अच्छा करना पड़ेगा, क्वालिटी हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम लोग सरवाइव कर पाएंगे।
जैसे कि अगर डेयरी प्रोडक्ट में देखा जाए तो अमूल जो है वो इंडियन ब्रांड ही है। ठीक है, तो वो बहुत और बहुत सारे फॉरेन ब्रांड हम लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते होंगे डेयरी प्रोडक्ट में, अपार्ट फ्रॉम अमूल, मे बी मदर डेयरी, थोड़े बहुत लोकल ब्रांड्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यही कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, है ना? तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अमूल क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी है, ठीक है, भरोसा रहता है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम हमारे जो मार्केट है उसको ओपन करना पड़ेगा ताकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो compete कर सके फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ में। तो इसी प्रोसेस को ही मेनली बैरियर्स को रिमूव करना, अपने मार्केट को ओपन करना, इसी को ही उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहा जाता है। With liberalization of trade, businesses are allowed to make decision freely। ठीक है, डिसीजन मार्केट जो होता है वो फ्रीली अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, बायर्स हैं, उनके बीच में खुद ब खुद होने लगता है। गवर्नमेंट का इंटरवेनेंस जो है वो इंटरफेरेंस बहुत कम होने लगता है अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो बिजनेसमैन अपना अपने हिसाब से देखता है। लेकिन कभी-कभी गवर्नमेंट जो है जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए जब देखते होंगे कि ये बैन हो गया हो या एंटी डंपिंग ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, ये मेनली अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट में लिए पॉलिसीज लाती है। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत लिबरलाइजेशन का भी फायदा उठा लेते हैं कि अगर इंडिया अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देता है चाइनीज फोन पे, तो चाइना शिकायत करने लगता है डब्ल्यूटीओ में जाकर कि क्यों इंडिया ने टैक्स रेट बढ़ा दिया। तो ये इंडिया की पॉलिसी है। इंडियन गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए कोई भी डिसीजन ले सकती है, उसमें चाइना का इन्फ्लुएंस तो नहीं चाहिए। The government imposes such less restriction than before and therefore said to be more liberal। लिबरल का मतलब ही होता है फ्रीडम। ठीक है, तो ये होता है मेनली फ्रीडम, अपने मार्केट को ओपन करना। लेकिन बहुत कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंट्रीज हैं जो इसका लिबरलाइजेशन का फायदा उठाती हैं। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WTO। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, WTO का। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ 164 मेंबर कंट्रीज, या उससे भी ज़्यादा आप हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 164 मेंबर कंट्रीज हैं दैट आर कंसर्न विद द रेगुलेशन दैट गवर्न द इंटरनेशनल ट्रेड। तो मेनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल ही यही है कि जो वर्ल्ड ट्रेड होता है उसको गवर्न करना, कि सही तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ट्रेड हो रहा है कि नहीं। कभी कभी चाइना क्या करता है, छोटे छोटे कंट्रीज पे बहुत आ, सस्ते रेट पे सामान बेचने लगता है, डंप करने लगता है। ठीक है, it its purpose is to make sure that commercial transactions go off without a hitch and with as much accuracy as possible। तो WTO का मेन काम ही है कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सॉल्व किया जा सके। ठीक है, और कोई गलत तरीके से ट्रेड ना कर रहा हो, ये भी कौन करता है? WTO का ही काम है। और WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं? तो नहीं होते, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। In practice, it is seen that the developed countries have unfairly retained trade barriers। ठीक है, तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है यूरोपियंस में या फिर अमेरिकन्स में, वो लोग क्या करते हैं, वो अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन फार्मर्स और इंडियन फार्मर्स के बीच में हमेशा ही इंडिया और यूएस के बीच में लड़ाई होती है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और ये यू WTO में ही हमेशा जाता है। यूएस से कंप्लेन करता है कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देता है इंडियन फार्मर्स को। ठीक है, तो और इंडिया भी अक्यूज करता है यूएसए को कि यूएसए के फार्मर्स को, जो यूएसए गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है फार्मर्स को, यूएसए के फार्मर्स को। तो यूएसए के फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत चीपर रेट पे दूसरे कंट्रीज को बेच देता है।
और ऑब्वियसली चीपर रेट होगा तो बायर्स भी वही ज़्यादातर खरीदेंगे। तो इससे जो इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उसके जो फार्मर्स है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बेस में सबसे ज़्यादा इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और हर बार ये जब भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होती है उस पर ये बात ज़रूर होती है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, ये डिस्प्यूट रहता ही है हमेशा। फिर on the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers। ठीक है, तो ये WTO में बेसिकली एक पार्शियलिटी शो दिखाई देती है कि वो जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है उनको फेवर करती है। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उसको फेवर नहीं करती है, उसको ट्रेड बैरियर हटाने पर मजबूर करती है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ट्रेड बैरियर्स रखते हैं। ठीक है, तो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द करंट डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था यूएसए और इंडिया के बीच में जो होती है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूटीओ जो है वो कहने के लिए तो है कि ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है फिलहाल। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन किस तरह से इंडिया को इम्पैक्ट करता है? तो सबसे पहला है कि प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंज्यूमर्स, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलता है। एंजॉय द इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड ऑल्सो लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ सर्टेन एंड सेवरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो चॉइसेस बहुत सारे हो जाते हैं पब्लिक्स के पास में, बायर्स के पास में, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, प्राइसेस लोअर हो जाते हैं। फिर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाती है। Globalization has also created newer opportunities for companies providing services, particularly in the IT sector। तो ये सारे मेनली ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट करता है। तो देखिए इम्पैक्ट जो है ग्लोबलाइजेशन का अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाए तो दोनों ही है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, बजाय नेगेटिव के। नेगेटिव जैसे कि ट्रेड बैरियर्स का इश्यू हो गया, एंटी डंपिंग, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज करते हैं ट्रेड में। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो डील, वो सफिशिएंट है डील करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। फिर अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। प्रोड्यूसर्स के लिए मे बी फायदा हो, लेकिन जो वर्कर्स जो लेबरर्स हैं उनके लिए नुकसान हो रहा हो। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन एज सच पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया जाता है कि अमॉन्ग प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इलाबोरेट करने के लिए दे दिया जा सकता है 3 नंबर में, 4 नंबर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको चैप्टर को समझ के अच्छे से जिस्ट जो है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एमएनसीज जो है has increased their investment in India over the past 20 years, which means investing in India has been beneficial for them। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई इन्वेस्ट तभी करेगा ना जब उसको रिटर्न अच्छा आ रहा। तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसको कहा जाता है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी होता है। MNCs have been interested in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, fast food services such as banking in urban areas। These products have a large number of well-off buyers। ठीक है, तो इस पे बहुत ज़्यादा MNCs फोकस करते हैं। In these industries and services, new jobs have created। जॉब्स भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं। लोकल कंपनीज ऑल्सो, द लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स टू द इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट्स तो है ही, लोकल कंपनीज जो है वो प्रॉस्पर करते हैं। तो ये सारे भी आप इम्पैक्ट्स में ही लिख सकते हैं। फिर सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। ठीक है, तो इंक्रीज्ड कंपटीशन से भी बहुत ज़्यादा जो कंपनीज है उसको फायदा हुआ है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज। है ना, कंपटीशन में क्या हुआ फायदा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करने लगे हैं, प्रोडक्शन मेथड्स पे, रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, क्वालिटी इंक्रीज हुई है, क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, टाइम कम लगने लगा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने लगा है। ये सब फायदे ही तो है। सम
have gained from successful collaborations with foreign companies. जैसे कि मोरेवर जैसे मारुति सुजुकी है ना, सबसे ज्यादा बिकने वाली जो कार ब्रांड है इंडिया में, तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन के कारण ही है। Moreover, globalization has enabled some large Indian companies to emerge as multinationals themselves. ठीक है, तो जो हमारे कंपनीज है वो भी खुद ब खुद अब बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो अब वो खुद एमएनसीज बन चुके हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इन्फोसिस जो आईटी सेक्टर में है, बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है, रैनबैक्सी जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, एशियन पेंट्स। ठीक है, तो ये सारे जो है खुद ब खुद एमएनसीज भी बन गए हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट ही है ग्लोबलाइजेशन का। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। आप आपको अपने हिसाब से पॉइंट्स को एडजस्ट करना, मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मेन मेन पॉइंट जो है उसको हाईलाइट, जो मेन वर्ड्स होते हैं वो एग्जाम्स में ऑब्वियसली हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि टीचर्स बहुत जनरली सब कुछ हर वर्ड्स वही वर्ड नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग पढ़ा, डब्ल्यूटीओ का रोल पढ़ा, लेकिन जो फेयर ग्लोबलाइजेशन तो नहीं हो रहा था, फॉरेन फेयर ट्रेडिंग तो नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जो हैं वो फायदा उठा रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन से हर कोई बेनिफिट होगा ज़रूरी नहीं है। जो वैसे लोग जिनके पास एजुकेशन है, स्किल है, पैसा है, वो ग्लोबलाइजेशन का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और नए अपॉर्चुनिटीज़ खुद के लिए भी और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, उनके पास सारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी, पैसा ये सब नहीं है। इस कारण से वो आज भी पिछड़ा रह गया। ठीक है, तो ये जो है वो क्या शो करता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो फेयर नहीं हुआ। आप साफ-साफ देख सकते हो, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट, यूरोप हो गया या फिर अमेरिका हो गई, ये बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन जो वही साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज़ हैं, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, फिर अपार्ट फ्रॉम मिडल ईस्ट अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके पास मिनरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल वगैरह है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, वो बहुत ज़्यादा अभी भी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा लिस्ट डेवलप्ड है ना। तो ग्लोबलाइजेशन फेयर नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन फेयर ग्लोबलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल सकें और उसको जो बेनिफिट्स है वो सबको मिल सके, है ना। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, और जो गवर्नमेंट है, रेस्पेक्टिव कंट्रीज के गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रोएक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। जिस में गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम नहीं करेगा, वो ऑब्वियसली वैसे कंट्री सफर करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है आपके पास में पाकिस्तान का, उसके गवर्नमेंट उतना प्रोएक्टिव स्टेप्स लेते नहीं है। वो इंडिया के साथ में ट्रेड बंद कर चुका है। ठीक है, तो इंडिया का ही वो लोग सारा सामान यूज करता है, लेकिन वो वाया कहाँ से जाता है, तो इंडिया से वो दुबई जाएगा, फिर दुबई से वो पाकिस्तान जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पाकिस्तान का ही नुकसान है ज़्यादा। ऑब्वियसली इंडिया का भी नुकसान है ट्रेड के कारण, ट्रेड जब से बैन हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान तो छोटे कंट्रीज को होता है ना। तो इट्स पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द रिच एंड द पावरफुल बट ऑल्सो द पीपल ऑफ द कंट्री। जो नॉर्मल पीपल हैं, गरीब लोग हैं, वैसे पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट ही कर सकता है मेनली। ठीक है, फिर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो कि हेल्प करेगा फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, वो क्या क्या है, तो गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स, है ना। लेबर लॉज बहुत जगह कंट्रीज में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। वो उनको 10-10 घंटा, 12-12, 14 घंटा काम कराया जाता है डेली बेसिस पे, और तनख्वाह जो है वो 8 घंटे के बेसिस पे मिलती है। छुट्टियां नहीं मिलती है, वर्किंग कंडीशन सही नहीं होती है ना। तो लेबर कंडीशंस, लेबर लॉस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसमें लेबर की ज़रूरत ही ना हो। लेबर की ज़रूरत तो है, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड। Second point, it can support small producers to improve their performance till the time they become strong enough to compete.
फिर ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से, ताकि वो जब तक खुद के पैरों पे खड़ा ना हो सके या दूसरे कंपनीज के साथ में, दूसरे ब्रांड के साथ compete ना कर सके। ऐसे भी किया जा सकता है। इफ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ठीक है, तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी लगाया जा सकता है, जैसे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगभग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि इंडिया जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट में वो बैन कर, मतलब बैन है ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो इंडिया को पता है कि अगर डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉरेन डेयरी प्रोडक्ट्स आने लगेंगे, तो जो इंडिया के खुद की कंपनीज हैं, अमूल, मदर डेयरी, इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस होंगे। तो इंडिया में बहुत सारे जॉब लॉसेस होंगे। तो ऐसे, तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स भी गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है अपने फायदे के लिए। साथ ही साथ में इट कैन नेगोशिएट विद द डब्ल्यूटीओ फॉर फेयरर रूल्स। ठीक है, तो फेयर रूल्स बना सके, तो डब्ल्यूटीओ में भी नेगोशिएट कर सके डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन डब्ल्यूटीओ। तो इस केस में कैसा होता है, तो इंडिया चाइना जो है बहुत क्लोजली काम करता है। ठीक है, इंडिया चाइना डब्ल्यूटीओ में, क्योंकि उनके दोनों इंटरेस्ट लगभग सेम है, क्योंकि चाइना भी अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री ही मानता है, लेकिन वो है तो डेवलप्ड ही, लेकिन अपने आप को वो डेवलपिंग कंट्री ही मानता है। और वो जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली वगैरह से वो compete करते हैं डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, तो फेयर रूल्स के लिए compete करना भी ज़रूरी है। तो ये सारे लॉज ऐसे स्टेप्स है जिससे ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा फेयर हो सकता है, और जो इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है, और साथ ही साथ में कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर में बहुत कुछ समझने मिला होगा और बहुत कुछ क्लैरिटी आ गया होगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।